सुप्रभात। मेरा यह वीडियो कला द्वितीय वर्ष हिंदी कोर के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम लोग आलोक धनवा की कविता पतंग पर चर्चा करेंगे। पतंग कविता आलोक धनवा द्वारा रचित है। आलोक धनवा के काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से यह कविता ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ चेष्टाओं और उमंगों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इसके साथ ही बाल क्रियाकलापों का एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग जो है वो बच्चों के उमंगों का रंग बिरंगा सपना होता है। जैसे पतंग रंग बिरंगे होते हैं वैसे ही उनके सपने भी रंग बिरंगे होते हैं, जिसके ज़रिए वो आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, आसमान के पार जाना चाहते हैं। तो ये कविता जो है वो बच्चों को ऐसी ही दुनिया में ले जाती का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं। तो जहाँ बच्चों के छतों से गिरने का भी डर है, तो दूसरी ओर उसी डर पर, उसी भय पर विजय पाने का भी दृश्य है। और उन्हें गिरने से बचाने के लिए पृथ्वी का एक एक कोना खुद उनके पास आ जाता है और वो हर बार एक नई पतंग को सबसे ऊंचा उड़ाने के लिए एक नए हौसले के साथ वो दोबारा पतंग उड़ाने के लिए आ जाते हैं। तो चलिए अब इस पंक्ति की हम इस कविता की व्याख्या करके हम इसको समझते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश के आंखों जैसा लाल सवेरा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सबसे तेज बौछारे गई मतलब बरसात के मौसम में जो सबसे तेज बौछारें पड़ती है वो बौछारों वाला सावन जो है वो पार हो गया है। और उसके बाद भादो जो है, भादो की भी विदाई हो गई है। उसके बाद जो सवेरा हुआ है वो सवेरा जो है खरगोश के आँखों के जैसा लाल सवेरा है। अर्थात यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि सावन और भादो यानी वर्षा ऋतु का जो है वो समाप्त हो चुकी है और वर्षा ऋतु के बाद शरद हुआ है। तो जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो वर्षा के बाद जो सुबह होती है वो एकदम स्वच्छ और निर्मल आकाश नज़र आता है। और उस निर्मल आकाश में जो सूर्योदय होता है वो सूर्योदय का जो दृश्य होता है वह ऐसा लगता है कि जैसे खरगोश के आँखों जैसा लाल लाल सवेरा है। शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। कवि क्या कह रहे? शरद आया फूलों को पार करते हुए। तो यहाँ पर शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। तो शरद ऋतु मानवीकरण करते हुए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि शरद ऋतु जो है वो फूलों को पार करता हुआ वो चला आ रहा है, क्योंकि वर्षा ऋतु के आने से सारी नदियाँ जो है वो पानी से लबालब भर जाती है। तो शरद ऋतु फूलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए आ रहा है। तो इन जो चमकीली साइकिल है वो चमकीली साइकिल क्या, सूर्य की रोशनी जो है वो शरद ऋतु की चमकीली साइकिल है। तो उस चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटियों को बजाते हुए वो पुलों को पार करते हुए आ रहा है। और क्या करते हैं कि बच्चे जो पतंग उड़ा रहे हैं उन पतंग उड़ाने बच्चों के झुंड को वो इशारों से अपने पास में बुलाते हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए वो इशारों से बच्चों को अपने पास में वो बुलाते हैं और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो आकाश को इतना मुलायम बना दे कि पतंग जो है वो और भी अधिक ऊपर उड़ जाए।
तो दूसरे शब्दों में इन पंक्तियों में जो कवि है वो शरद ऋतु के आगमन का वर्णन कर रहे हैं कि शरद ऋतु का जब आगमन होता है तो प्रकृति में किस तरह के परिवर्तन आते हैं उसका वर्णन उन्होंने किया है कि क्या परिवर्तन आता है। तो जो सुबह है वो है और सूरज जो उगता है वो खरगोश के लाल लाल आंखों के समान होता है। चारों तरफ चमकीली रोशनी जो है वो बिछी हुई रहती है और बच्चे जो है वो पतंग उड़ाने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो उसके बाद देखिए, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। तो इन पंक्तियों में कवि जो है पतंग के निर्माण के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है उनके निर्माण के विधि पर यहाँ पर कवि जी वर्णन कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। पतंग जो होती है वो बहुत ही हल्के कागज़ से उसका निर्माण किया जाता है और बहुत रंग बिरंगे कागज भी होते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ जो है वो आकाश में उड़ान भर सके। दुनिया का सबसे पतला कागज, क्योंकि पतंग का निर्माण सबसे पतले कागज से की जाती है। अगर कागज मोटा हो तो वो पतंग जो है वो आकाश में नहीं उड़ेगा। और बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। बांस की एकदम पतली सी कमानी जो होती है जो उस कागज में लगाया जाता है वो जो है बहुत पतली होती है ताकि वो आकाश में स्वतंत्रता के साथ वो उड़ सके और शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और क्या बोलते हैं, और इन पतंगों को आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए देखकर बच्चे जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं, वो किलकारियाँ मारने लगते हैं, वो सीटियाँ मारने लगते हैं और चारों तरफ रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगती है। जब चारों तरफ जो आसमान में पतंग जब उड़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे रंग बिरंगी तितलियां जो है वो आकाश में दिख रही है। तो साथ ही साथ वर्षा ऋतु के बाद जब सूर्योदय होता है तो तितलियों के बहुत सारे झुंड भी जो है वो आकाश में दिखने लगती है। एक तो रंग बिरंगे पतंग जो है वो आसमान में उड़ रहे हैं और दूसरे जो है तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां जो है वो भी पूरे आकाश में उड़ रही है। तो ये दृश्य जो देखने में रहता है बहुत ही मनमोहक और बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। उसके बाद देखिए क्या है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। तो क्या बोलते हैं, बच्चों का जो है कपास के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। कपास जिससे सूती वस्त्र का निर्माण होता है बहुत ही गहरा संबंध होता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे कपास में ही लपेटा जाता है। उसके बाद उनको रुई के जो फाह होते हैं जिससे उन्हें घूंटी पिलाई जाती है वो भी कपास के ही बनी हुई होती है। साथ ही साथ जो पतंग बच्चे उड़ाने के लिए इतने लालायित होते हैं वो उस पतंग में जो धागे का प्रयोग किया जाता है वो धागा भी कपास का ही बना हुआ होता है। साथ ही साथ कपास जितना मुलायम होता है बच्चों का मन भी उतना ही मुलायम और कोमल होता है। तो इन सभी चीज़ों के कारण ही बच्चों का कपास के साथ बहुत ही गहरा संबंध जो है यहाँ कवि ने बताया है। तो बोलते हैं कि बच्चे जो है जन्म से ही कपास से वो जुड़े रहते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वो दौड़ते हैं बेसुध। और जब वो पतंग उड़ाते हैं तो उनके बिल्कुल भी होश नहीं रहता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं। वो बेसुध होकर एकदम दौड़ते हैं, ये भी नहीं देखते कि वो छत के किनारे पे खड़े हैं या उनके गिरने का डर है। इस बात की उन्हें तनिक भी चिंता नहीं रहती है। तो जब वो इस तरह से बेसुध होकर दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो पृथ्वी जो है वो भी घूमती हुई उनके पैरों के पास आकर खड़ी हो जा रही है। तो छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेक भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर क्या बोलते हैं कि जब वो बेसुध होकर दौड़ते हैं तो छत जो है वो भी उन्हें बिल्कुल भी कठोर नहीं लगती है बल्कि वो नरम लगती है। और चारों तरफ से उनके पदचापों से जब वो दौड़ते हैं तो उनके पैरों की जो ध्वनि निकलती है ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरी दिशाओं से मृदंग की तरह
मृदंग एक वाद्य यंत्र है, मृदंग की तरह जो है वो चारों दिशाओं में वो शोर हो रहा है, वो बज रहे हैं। और वो पतंग को उड़ाने के लिए जब वो पेंक भरते हैं, पेंक की तरह जब वो आगे पीछे होते हैं, तब ऐसा लगता है कि जैसे उनका शरीर जो है एक लचीले डाली के समान है, जो कभी इधर तो कभी उधर वो घूमता रहता है, एकदम डाल की तरह लचीले वेग से उनका शरीर जो है इधर से उधर, इधर से उधर होता रहता है। और छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। और जब वो पेक भरते समय इधर से उधर वो लचकते रहते हैं डाली की तरह, और वो जब छतों के एकदम खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, तो उस समय उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आता, बल्कि उस समय यदि उन्हें कोई बचाता है तो उनके रोमांचित शरीर ही बचाता है, उनके शरीर का रोमांच ही बचाता है। अनायास ही जैसे उसका पैर नीचे के लिए आता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी ने महज एक डोरी के सहारे उसे थाम लिया है और वो अपने आप ही वो बच जाते हैं। तो वो खेल के रोमांच के सहारे बहुत खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन इस समय उनका सारा ध्यान कहाँ रहता है, तो पतंग के डोर के सहारे उसकी उड़ान और उसकी ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है कि मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोरी के सहारे थाम लिया हो। पतंग के सहारे वो भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, और बच्चों को क्या लगता है कि पतंगों के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं केवल रंध्रों के ही सहारे। एक महज एक धागा जो है जिसको वो पकड़कर पतंग उड़ा रहे हैं, सिर्फ उस धागे को देखकर ही पकड़ के ही ऐसा लगता है कि वो उड़ रहे हैं। अगर वो कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और यदि कभी कभार ऐसा हो जाए कि छतों के खतरनाक किनारों से वो गिर जाते हैं, और गिरने के बाद जब वो बच जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है, तब उनके मन का जो भय होता है वो भय भी समाप्त हो जाता है, और तब वो और भी अधिक उत्साह के साथ वो सुनहले रुपहले सूरज के सामने आते हैं और फिर से वो पतंग उड़ाते हैं। मतलब उनके मन का भय पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। वो अगली सुबह फिर आते हैं, फिर पतंग उड़ाते हैं, और उनके पैरों की गति जो है और भी अधिक तेज हो जाती है, और पृथ्वी और भी तेज गति के साथ उनके बेचैन पैरों के पास उन्हें गिरने से बचाने के लिए आ जाती है। तो ये पतंग कहानी की व्याख्या है। तो इसका भाव सौंदर्य हुआ। अब इसके शिल्प सौंदर्य के बारे में हम देख लेते हैं। तो इस कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। साथ ही साथ कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का, जो बाल सुलभ चेष्टाएं होती है, उनकी जो मनोदशा होती है, उसका भी बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। तो इस कविता में मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। जैसे शरद ऋतु के संदर्भ में शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। फिर कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और पतंग का चित्रण जो है एक कल्पना के रूप में किया गया है। पतंग जिस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, उस ऊंचाई तक वो भी पतंग के साथ साथ उड़ना चाहते हैं। पतंग को जितना ऊंचे उड़ते हुए वो देखते हैं, उनको लगता है कि वो जितनी ऊंची उतनी पतंग उड़ रही, वो भी पतंग के साथ साथ उतने ऊंचे उड़ रहे हैं। तो इसीलिए पतंग का बच्चों के साथ ही बहुत ही गहरा संबंध है। तो पतंग जो है वो बच्चे के कल्पना के रूप में भी उसका चित्रण जो है वो किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर दृश्य बिंब है, क्योंकि शरद आया पुलों को पार करता हुआ अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाता हुआ। तो ये क्या है, यहाँ पर दृश्य बिंब है, क्योंकि इन सारे दृश्यों को हम देख रहे हैं। ये जो भी यहाँ बताया गया इसको देखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे दृश्य बिंब है। और बच्चे जब खतरों का सामना करते हैं तो और भी ज़्यादा
साहसी बनते हैं, इस भाव की भी अभिव्यक्ति जो है इस कविता में दी गई है। साथ ही साथ यहाँ मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।